नमस्कार। तो चलिए आज समय में एक बहुत लंबा सफर तय करते हैं, सीधे 2000 साल से भी ज्यादा पीछे प्राचीन भारत के दिल में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटे छोटे कबीलाई समाजों से इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य खड़े हो गए, जिसने असल में एक पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो देखिए, हमारी ये जो कहानी है वो शुरू होती है 1500 ईसा पूर्व के वैदिक काल से और ख़त्म होती है लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन के साथ। अब इस बहुत लंबे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कैसे नए नए विचार सामने आए, कैसे मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा और फिर कैसे आया गुप्तों का वो स्वर्ण युग। ये वो पड़ाव हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को कह सकते हैं हमेशा के लिए एक नई शक्ल दे दी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल की। देखिए, ये वो फाउंडेशनल पीरियड है, मतलब वो शुरुआती दौर जहां भारतीय सभ्यता की नींव रखी गई। समाज कैसा होगा, धर्म कैसा होगा, राजनीति कैसे चलेगी, वो सारे के सारे मूल विचार यहीं पर आकार ले रहे थे और इन्हीं विचारों ने आने वाली सदियों की दिशा तय कर दी। अब देखिए, इसी वैदिक काल के अंदर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव। जो शुरुआती समाज था वो कबीलों में रहता था और उनकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी थी। लेकिन धीरे धीरे ये समाज खेती पर निर्भर होने लगा, लोग एक जगह बसने लगे और बस इसी बदलाव से स्थायी राज्य बने, राजाओं का उदय हुआ और वर्ण व्यवस्था जैसी एक जटिल सामाजिक संरचना सामने आई, जिसने समाज को काम के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। अच्छा, तो हुआ ये कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, धार्मिक रीति रिवाज और कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल होते चले गए। और जब ऐसा होता है तो कुछ विचारक उठते हैं जो इन परंपराओं पर सवाल खड़ा करते हैं। बस इसी सोच विचार और मंथन से एक बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति हुई, एक रेवोल्यूशन, जिसने बिल्कुल नए दर्शनों और विचारों को जन्म। और इसी वैचारिक क्रांति से दो बड़े दर्शन उभरकर सामने आए। एक था जैन धर्म, जिसका पूरा केंद्र था अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना, और दूसरा था बौद्ध धर्म, जिसने 4 आर्य सत्यों के जरिए दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया। इन दोनों ही दर्शनों ने उस समय की परंपराओं को एक जबरदस्त चुनौती दी और भारतीय सोच को एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ दिया। उस जमाने में भारत 16 महाजनपदों यानी बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था और जाहिर है इन सब में सत्ता के लिए जबरदस्त होड़ मची थी। लेकिन इन सब में से एक राज्य ऐसा था जो सबसे ऊपर उठा और उसने बनाया भारत का पहला साम्राज्य, मगध। तो सवाल यही उठता है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था। तो देखिए, मगध की सफलता का राज उसकी जमीन और उसकी आर्थिक ताकत में छुपा था। एक तो गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन थी, तो अनाज की कभी कोई कमी नहीं हुई। दूसरा, पास की खदानों से लोहा मिल गया, जिससे बने बेहतर हथियार और औजार। और सबसे जरूरी बात, जितने भी बड़े बड़े व्यापारिक रास्ते थे उन पर मगध का कंट्रोल था। बस इन चीजों ने उसे उस दौर की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। और मगध के इसी राइज ने मौर्य वंश के लिए स्टेज तैयार कर दिया। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी। उनके बेटे बिंदुसार ने इसे दक्षिण तक फैलाया और फिर आए सम्राट अशोक, जिन्होंने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। और यहीं से इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। कलिंग का युद्ध, ये अशोक के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसे देखकर उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म की नीति अपनाई। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक जिम्मेदारी, सहिष्णुता और शांति का एक सिद्धांत था, एक कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में लागू करवाया। अब अक्सर ऐसा लगता है कि एक बड़े साम्राज्य के गिरने के बाद शायद कोई अंधकार युग आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नया और बहुत ही वाइब्रेंट दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था जब छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं और अलग अलग संस्कृतियों का जबरदस्त मेलजोल हुआ। सबने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। तो मौर्यों के बाद की जो राजनीतिक तस्वीर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उत्तर भारत में शुंग वंश ने सत्ता संभाली। उधर उत्तर पश्चिम के दरवाजे पर कुषाणों जैसी एक नई ताकत का उदय हुआ। इन्होंने मशहूर सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे मध्य एशिया और रोम के साथ व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। और वहीं दक्कन में सातवाहनों ने एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य खड़ा कर लिया था। मतलब अब भारत किसी एक सेंट्रल पावर के हाथ में नहीं था,
बल्कि शुंग, कुषाण और सातवाहन जैसी कई क्षेत्रीय ताकतें अपने अपने इलाकों में फल फूल रही थीं। तो भले ही पॉलिटिकली देश बटा हुआ था, लेकिन कल्चर के लिहाज से ये दौर बहुत ही रिच था। कला की नई नई शैलियां विकसित हुईं, जैसे गांधार कला, जिसमें आपको इंडियन और ग्रीको रोमन स्टाइल का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ थी मथुरा की कला, जो पूरी तरह से भारतीय थी। और रोम के साथ व्यापार तो अपने चरम पर था, जिससे सिर्फ पैसा ही नहीं आया, बल्कि नए नए विचारों का भी लेन देन हुआ। सदियों तक चले इस क्षेत्रीय संघर्ष के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ और इन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को फिर से एक कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई उस युग की जिसे हम अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। यह शांति का, समृद्धि का और कल्चरल अचीवमेंट्स का एक बेमिसाल दौर था। अब ये जो गोल्डन एज थी, इसकी नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, कला और साहित्य में जबरदस्त विकास हुआ। दूसरा, साइंस और मैथ्स में ऐसी क्रांतिकारी खोजें हुईं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। और तीसरा, एक बहुत ही कुशल और स्थिर प्रशासन जिसने पूरे साम्राज्य में शांति कायम रखी। ये वो दौर था जब कालिदास जैसे महान साहित्यकार हुए, जिनके नाटक आज भी पढ़े और सराहे जाते हैं। और साथ ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे बहुत ही दूरदर्शी शासक थे, जिनकी देखरेख में ज्ञान और विज्ञान अपने शिखर पर पहुंचा। लेकिन इस युग की शायद जो सबसे बड़ी देन है, वो गणित के क्षेत्र में थी। आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों ने शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। सोचिए, इसके बिना आज मैथ्स कैसा होता। उन्होंने पाई की वैल्यू की भी सटीक गणना की। इन खोजों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गणित और विज्ञान की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन जैसा कि होता है, हर स्वर्ण युग का भी एक अंत होता है, तो गुप्त काल का यह शानदार दौर भी खत्म हुआ। चलिए देखते हैं कि आखिर यह असाधारण दौर अपने अंत तक पहुंचा कैसे। गुप्त साम्राज्य के पतन की 2 बड़ी वजहें थीं। एक तो मध्य एशिया से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, और दूसरा, साम्राज्य के अंदर भी झगड़े शुरू हो गए थे। बस इन बाहरी दबावों और अंदरूनी कमजोरियों ने मिलकर धीरे धीरे इस महान साम्राज्य को तोड़ दिया, और भारत एक बार फिर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया। इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक आखिरी महान सम्राट का उदय हुआ, हर्षवर्धन। उन्होंने उत्तरी भारत को एक बार फिर से एक किया और अपनी राजधानी कन्नौज से शासन चलाया। उनका शासन कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में शाही एकता का आखिरी शानदार अध्याय था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत के युग का अंत हो गया। इसने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से इतिहास का अगला चैप्टर शुरू होना था। अब सवाल यह था कि इस बिखरे हुए राजनीतिक माहौल में से कौन सी नई ताकतें उभरेंगी, और बस यहीं से मध्ययुगीन काल के लिए स्टेज सेट होता है, जो संघर्ष और बदलाव का एक और बहुत ही दिलचस्प दौर होने वाला था।